Good morning, all of you. Today we are discuss about biotechnology and its एप्लीकेशन। अब बायोटेक्नोलॉजी की अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर। अब एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? अब बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब बायोटेक की हेल्प से हमने एग्रीकल्चर के अंदर फूड की प्रोडक्शन को क्या करना है? इंक्रीज करना है। समझ में बात? अब फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर कैसे सकते हैं? अब एग्रीकल्चर के अंदर तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट तो अपनी क्या होगी? एक तो फर्स्ट अपनी आती है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। या तो हम एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कौन कौन सी हमने केमिकल्स यूज किए थे एग्रो केमिकल के अंदर? एक तो हमने यूज किया था कौन सा? फंगीसाइड्स, एंड सेकंड हमने यूज कर सकते थे हर्बिसाइड्स। अब ये केमिकल्स यूज करके हम एग्रीकल्चर के अंदर फूड प्रोडक्शन को तो बढ़ा सकते हैं, बट जो अपने जो केमिकल्स हैं जैसे फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये क्या थे? मोस्ट एक्सपेंसिव केमिकल्स थे, जिसकी वजह से कॉस्ट क्या आ रही थी? ज्यादा आ रही थी। फिर इसको मेथड को छोड़ के फिर सेकंड मेथड पे क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। अब सेकंड मेथड अपना कौन सा था? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। अब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल को तो हमने क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया। अब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर ओनली हमने किसको यूज करना स्टार्ट किया? बायो कंट्रोल को। समझ में आई? और किसको यूज किया? बायो फर्टिलाइजर्स को। अब बायो कंट्रोलर्स या बायो फर्टिलाइजर की हेल्प से हमने फूड की प्रोडक्शन को क्या करना था? बढ़ाना था। बट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर फूड की प्रोडक्शन ज्यादा क्या नहीं हो पाई? इंक्रीज हो नहीं पाई। और इसमें जो पोस्ट हार्वेस्टेड जो लॉसेस थे वो भी क्या हो रहे थे? ज्यादा हो रही थी। अब हमने दोनों चीज की क्या करनी है? मेंटेन करके रखना है। फूड की प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी क्या करना है? कम करना है। तो इन दोनों चीज को मेंटेन करने के लिए साइंटिस्ट ने थर्ड अपनी एप्लीकेशंस को क्या किया? अप्लाई किया, जिसको बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। आई समझ में? अब हमने जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स का क्या किया? यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होती क्या है? इसके अंदर अपना फर्स्ट आता है जीएमओ। जीएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है अपनी? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आई समझ में? अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है वो देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स हुज जीन हैज बीन अल्टर्ड। वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर हमने जीन्स को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। समझ में? अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग हम अपना जीन्स को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, तो अपना जो ऑर्गेनिज्म है कैसा हो जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स उसके यूज क्या क्या है वो देखते हैं। यूजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। जो प्लांट है अपना, अब जेनेटिकली जीएमओ की हेल्प से हमने प्लांट में क्या क्या किया? जो प्लांट हमने बनाए मेड क्रॉप टॉलरेंट टू स्ट्रेस। समझ में आई बात? अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड की हेल्प से हमने वो क्रॉप बनाई जो क्या कर सके? टॉलरेट कर सके किसको? स्ट्रेस को। कैसा स्ट्रेस? एबायोटिक स्ट्रेस। ये बात याद रखनी। समझ में? चीज जो हर कंडीशन में अपने आप को क्या कर सके? बचा सके या वो सर्वाइव कर सके। समझ में? जिसकी वजह से अपनी फूड प्रोडक्शन पे कोई क्या ना हो? इफेक्ट ना हो। सेकंड यूजेस क्या होगा अपना इसका? अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑफ ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। अगर हमने कोई भी प्लांट अगर बनाया है, अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो वो क्या होगा? उसमें केमिकल्स का कम यूज कर सकते हैं। तो अपना जो केमिकल पे डिपेंडेंसी थी, डिपेंडेंट थे हम जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स पे, वो क्या हो जाएगा? अपना कम हो जाएगा। तो इसके अंदर हम यूज करते हैं, इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा अपना? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आ जाएंगे। वो आगे हम डिस्कस करने वाले भी हैं होते क्या है। समझ में बात? ये था अपना सेकंड यूजेस। अब थर्ड यूज क्या होगा? अब जो जेनेटिकली क्रॉप है अपने, उसके अंदर जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आई समझ में? कटने के बाद जो फसल्स में जो फूड अपना जो लॉस होता था वो कम हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के अंदर।
ये था अपना थर्ड बेनिफिट। फोर्थ बेनिफिट क्या होगा, जो अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है वो एफिशिएंसी होंगी, एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स उनके अंदर क्या होगी, हाई होगी। और क्या होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उनके अंदर क्या होगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड में क्या होंगे, हाई होंगे। समझ में आई। अब न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हाई होगी तो इसका एग्जांपल क्या अपना एक आती है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस के अंदर किस चीज की कंसंट्रेशन हाई होती है, विटामिन ए की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। समझ में आई बात। ये थे अपने यूजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या प्लांट्स के। समझ में बात। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इसी के अंदर, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। अब जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते क्या हैं, कौन कौन से प्लांट हैं वो देखते हैं। अब एक तो अपना प्लांट कैसा होता है, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट होएगा। अब इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट का एग्जांपल क्या है, बिटी कॉटन, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड क्या होएगा, निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट। अब निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट अपना कौन सा है, टोबैको। समझ में, इसका एग्जांपल है अपना टोबैको प्लांट। आई समझ में। अब ये टोबैको प्लांट के अंदर हम यूज करते हैं RNAi टेक्निक, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अपना जो फर्स्ट रेजिस्टेंट प्लांट कौन सा है, बिटी कॉटन। अब इसके बारे में देखते हैं। अब बिट्टी कॉटन अपना है क्या, या इसी को क्या बोल सकते हो, बिट्टी टॉक्सिन भी बोल सकते हो। अब जो बिट्टी टॉक्सिन या बिट्टी कॉटन, ये किसके थ्रू प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। आई समझ में। अब बैक्टीरिया कौन सा था, जैसे बिट्टी, बिट्टी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बैसिलस, बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस। आई समझ में। अब बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस जो बैक्टीरिया था, हमने कॉटन प्लांट के अंदर क्या करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया उसका जीन्स, जिसकी वजह से वो अपना प्लांट कैसा बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो उसका नाम क्या हो गया, बिट्टी कॉटन। अब ये जो बिट्टी कॉटन अपना जो प्लांट है, ये कैसा प्लांट है, रेजिस्टेंट प्लांट है, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। समझ में बात। अब जो अपना बिट्टी कॉटन काम कैसे करता है, ये रेजिस्टेंट प्लांट, वर्किंग क्या है इसकी वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा अपना, वर्किंग। अब मान लिया अपने पास कोई भी एक जो बिट्टी कॉटन की एक लीफ ला, मान लिया हमने, ये मान लिया अपने पास कोई एक बिट्टी कॉटन की क्या है, लीफ है। समझ में। अब इस लीफ के अंदर क्या कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बिट्टी बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस बैक्टीरिया क्या है, प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया रिलीज करता है किसको, रिलीज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। आई समझ में। प्रोटॉक्सिन रिलीज करता रहता है। और ये जो प्रोटॉक्सिन अपना किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। आई समझ में। क्रिस्टल फॉर्म, जैसे इंसेक्टिसिडल प्रोटीन भी बोल सकते हैं उसको। अब इस लीफ को अगर कोई इंसेक्ट अगर खाएगा तो क्या होएगा, मान लिया इंसेक्ट इसको क्या करेगा, खाएगा, तो जो प्रोटॉक्सिन है, प्रोटॉक्सिन एंटर इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट। समझ में। अब इस लीफ को किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया। अब इस लीफ के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो बार बार क्या रिलीज करता रहता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटोटॉक्सिन रिलीज करता रहता है, जो क्या होता, कैसा होता है अपना, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इसी को क्या बोल सकते हो, इंसेक्टिसिडल प्रोटीन भी बोलते हैं। अब ये प्रोटोटॉक्सिन एंटर करेगा किसके अंदर, मिडगट में। मिडगट किसकी है, इंसेक्ट की है। अब ये मिडगट के अंदर जाते ही क्या होगा, अब मिडगट के अंदर क्या होगा, ड्यू टू एल्केलाइन पीएच। अब इंसेक्ट के मिडगट के अंदर एल्केलाइन पीएच मिलेगी, एल्केलाइन पीएच इन मिडगट। अब उस पीएच में जाते ही ये क्या हो जाएगा, जो अपना इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट इनटू एक्टिव।
आई समझ में। अब ये मिड गट के अंदर एल्कलाइन पीएच के कांटेक्ट में आते ही जो इनएक्टिव फॉर्म थी अपनी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते ही क्या होएगा वो देखते हैं। एक्टिव टॉक्सिन बाइंड टू एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट। अब जो अपना एक्टिव टॉक्सिन है वो बाइंड करेगा, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है किसमें, मिडगट में, उसके साथ बाइंड करेगा। बाइंड करते ही क्या होएगा, क्रिएट पोर्स इन गट। उस एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ने एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या कर दिए, पोर करने स्टार्ट कर दिए। अगर पोर करेगा और उसके बाद क्या होएगा, फिर सेल भी क्या हो जाएगी अपनी, स्वेल होएगी, सेल स्वेल एंड लाइसिस। अब फूलेगी, अब फूलेगी तो सेल बाद में क्या हो जाएगी, लाइसिस, ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। अब सेल अगर ब्रेक डाउन होएगी मिड गट की या गट वॉल की, तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है अपनी किसकी, डेथ ऑफ इंसेक्ट। समझ में बात। ये थी अपनी वर्किंग ऑफ बिट्टी टॉक्सिन इन बिट्टी कॉटन प्लांट के अंदर। दोबारा बता देता हूं ये साइकिल्स। अब जैसे अपने पास कोई भी एक बिट्टी कॉटन प्लांट है, अब उस प्लांट के अंदर हमने ऑलरेडी पहले से अपना जीन्स क्या कर रखा है, इंसर्ट करा रखा है। अब वो अपना प्लांट कैसा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। अब उस प्लांट के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस थीरोजेनेसिस। अब ये बैसिलस थीरोजेनेसिस जो बैक्टीरिया है ये रिलीज करता है एक इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, समझ में, जिसकी शेप कैसे होती है अपनी, क्रिस्टल शेप होती है। इसी को क्या बोल सकते हो, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इसी को हम इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बोलते हैं। अब इस लीफ को कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा। अब इंसेक्ट अगर इस लीफ को खाएगा, जो प्रोटोटॉक्सिन एंटर करेगा मिडगट ऑफ इंसेक्ट के अंदर, समझ में ये बात। अब उसके अंदर एंटर करते ही अब मिडगट में पीएच कैसी होती है अपनी, एल्कलाइन पीएच होगी। अब एल्कलाइन पीएच की वजह से प्रोटोटॉक्सिन अपना इनएक्टिव से क्या बन जाएगा, एक्टिव बनेगा। एक्टिव होते ही वो टॉक्सिन क्या करेगा, एपिथेलियल सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, समझ में। अब एपिथेलियल सेल्स के कांटेक्ट में आते ही उनके अंदर क्या करना स्टार्ट कर देगा, पोर बनाने स्टार्ट कर देगा, पोर्स बनाता रहेगा, पोर्स बनाएगा, जिसकी वजह से सेल को क्या करेगी, स्वेल करेगी, और फिर लास्ट में सेल क्या हो जाएगी, लाइसिस होगी, ब्रेक डाउन होगी, जिसकी वजह से अपने इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ में बात। अब नेक्स्ट अपना इसी के अंदर जो हम बिट्टी कॉटन के बारे में पढ़ते हैं वो है क्या, देखते हैं। बिट्टी कॉटन, अब जो अपना बिट्टी कॉटन प्लांट है वो क्या है, किल करता है, किल सर्टेन इंसेक्ट। हर इंसेक्ट को क्या नहीं कर सकता, वो किल नहीं कर सकता, वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। अब बिट्टी कॉटन 3 टाइप के इंसेक्ट को क्या करता है, किल करता है। 3 टाइप के कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो कौन सा होगा अपना, लेपिडोप्टेरिन्स, आई समझ में। सेकंड कौन सा होगा फिर, कोलियोटेरिन्स, और थर्ड क्या होता है अपना, डिप्टेरिन्स। ये 3 टाइप के इंसेक्ट है। अब इनके अंदर कोलियोटेरिन्स, डिप्टेरिन्स, इसमें तो कौन आएगा अपना, ये तो यूज करता है अपना टोबैको, बर्ड वर्म, समझ में। और एक इसके अंदर आता है अपना आर्मी वर्म, समझ में बात। अब इसके अंदर आते हैं अपने बिटल्स, और इसके अंदर आते हैं अपने फ्लाइज और मॉस्किटोज, समझ में बात। अब इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, वो ट्रिक और याद रख लेना। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, जैसे हम LCD, अब LCD यूज करते हैं, जो अपना टीवी होता है वो। अब LCD, L से तो क्या बन गया, लिपोटेरिन्स, लेपिडोटेरिन्स। लेपिडोटेरिन्स किस किस को कर रहा है, टोबैको, वो बडवर्म और आर्मी वर्म, तो TA से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर सेकंड कौन सा अपना, कोलियोटेरिन्स, इसके अंदर कौन अपना, B, बिटल्स आगे। और फिर अपना डिप्टेरेंस D है, तो इसके अंदर कौन आगे अपने, FM। समझ में ये चीज, ये अपनी ट्रिक याद रखनी है इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना इसी के अंदर बिट्टी कॉटन के अंदर, अब जो बिट्टी कॉटन अपना क्या है, बिट्टी कॉटन प्लांट के अंदर एक बिट्टी टॉक्सिन होता है, बिट्टी टॉक्सिन जीन। अब बिट्टी टॉक्सिन जीन का नाम क्या है, उसको बोलते हैं हम क्राइजीन, समझ में बात। अब ये जीन क्या होता है, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन क्रॉप एंड पेस्ट, समझ में चीज। तो आगे क्या लिखोगे फिर इसमें, बिकॉज
मैनी बिट्टी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। आई समझ में? जो बिट्टी टॉक्सिन अपना इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक क्या होता है? जीन होता है। समझ में? एक टॉक्सिन होता है, वो हर किसी को क्या नहीं कर सकता? किल नहीं कर सकता। अब इसके अंदर 3 जीन याद रखने। अब अपना फर्स्ट जीन तो कौन सा था? क्राई 1 AB। ये किसको किल करेगा? कॉर्न बोरर को किल करने में हेल्प करता है। सेकंड जीन कौन सा है फिर? क्राई 1 AC और क्राई सेकंड AB। ये किल करता है किसको? कॉटन बॉल वर्म को। समझ में बात? ये था अपना बिट्टी कॉटन। अब नेक्स्ट अपना बिट्टी कॉटन के बाद क्या था? निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, जिसके अंदर हमने कौन सी टेक्निक करनी है? RNA, एक मिनट, RNAi। समझ में? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? RNA इंटरफेरेंस। अब RNA इंटरफेरेंस जो टेक्निक है यूज करते हैं हम किसके लिए? यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस टू निमेटोड। आई समझ में? ये टेक्निक यूज करते हैं निमेटोड से बचाने के लिए प्लांट को। समझ में? अब ये कौन से निमेटोड का है वो देखते हैं हम। अब इसके अंदर एक ही निमेटोड आता है अपना, जिसको बोलोगे मिलेडो जिनी इनकॉग्निटा। ये क्या है? निमेटोड है। समझ में बात? अब ये निमेटोड इन्फेक्ट करता है किसको? इनफैक्ट रूट ऑफ टोबैको प्लांट। अगर टोबैको प्लांट की रूट को अफेक्ट करेगा तो उसकी वजह से टोबैको प्लांट की ग्रोथ में क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। तो ग्रोथ अगर स्टॉप होएगी तो टोबैको की प्रोडक्शन में भी क्या आएगी? कमी आएगी। समझ में? तो टोबैको यील्ड क्या हो जाएगी अपनी? डिक्रीज हो जाएगी। समझ में बात? अब इस जो प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है, इस चीज से हमने क्या करना है? इसको प्लांट को बचाना है। तो उस चीज को निमेटोड से प्लांट को बचाने के लिए हमने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है? RNAi। समझ में? अब RNAi काम कैसे करती है वो देखते हैं। अब RNAi है क्या, पहले तो वो देखो। RNAi देखो, इसमें RNAi के अंदर हम क्या करेंगे? साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लेमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA। समझ में आई? साइलेंसिंग करना है स्पेसिफिक RNA को, किसकी हेल्प से? कॉम्प्लेमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA की हेल्प से। अगर अपना mRNA साइलेंस हो गया तो उसकी वजह से आगे ट्रांसलेशन नहीं चलेगी। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी अपनी? स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। अगर ट्रांसलेशन नहीं चलेगी तो क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा। अब जो अपना डबल स्टैंडर्ड जो RNA है, इसका मेन सोर्स क्या क्या है वो देखते हैं। सोर्स क्या है इसके? एक तो सोर्स अपना क्या है इसमें? इन्फेक्टेड वायरस, इन्फेक्टेड वायरस। और सेकंड सोर्स अपना क्या होता है इसमें? ट्रांसपोजन्स। ट्रांसपोजन्स होता क्या है अपना? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। आई समझ में? जो अपना RNAi है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका याद रखना है। ये जितने भी अपने इन ऑल यूकैरियोटिक एज सेलुलर डिफेंस, जितने भी अपने यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म का क्या करता है? काम करता है। अब हमने जो साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA और ट्रांसलेशन को रोकने की रिक्वायरमेंट की हुई। अब अपने पास क्या था? एक निमेटोड था। अब निमेटोड के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA है। अब DNA है तो क्या होगा? उसमें ट्रांसक्रिप्शन चलेगी, जिसकी वजह से क्या बनाएगा? वो mRNA बनाएगा। फिर mRNA के अंदर कौन सी प्रोसेस चलेगी? ट्रांसलेशन चलेगी। ट्रांसलेशन की वजह से किसकी फॉर्मेशन करेगा? वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। उस प्रोटीन की वजह से ही वो क्या कर रहा है? डिजीज कोज कर रहा है। समझ में आई? डिजीज क्या कर रहा है? कोज कर रहा है किसके अंदर?
टोबैको रूट के अंदर। अब हमने इस डिजीज को रोकना है, उस अफेक्ट को रोकना है, तो हमने प्रोटीन को रोकना पड़ेगा। तो प्रोटीन को रोकने के लिए हमने ट्रांसलेशन को क्या करना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा। अब ट्रांसलेशन स्टॉप करने के लिए हमने साइलेंस कर दिया एमआरएनए को। अगर एमआरएनए अपना एक्टिव नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, आगे प्रोटीन बनेगा नहीं, जिसकी वजह से अपना क्या होगा, निमेटोड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वो डिजीज कोज नहीं कर पाएगा। अब ये निमेटोड को, अब ये साइलेंसिंग एमआरएनए करना कैसे है वो देखते हैं। अब इसका मेथड क्या है वो देखो। नेक्स्ट टॉपिक अपना मेथड ऑफ आरएनएआई। अब इसका मेथड देखना है। देखो इसमें अब हमने एक तो क्या लिया, एग्रो बैक्टीरियम, समझ में आई। एग्रो बैक्टीरियम का यूज किया हमने किसके तौर पे, वेक्टर के तौर पे, प्लस और क्या लिया, निमेटोड स्पेसिफिक जीन। अब इस जीन को हमने क्या करवा दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, समझ में आई बात। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, ये मान लिया अपना कोई प्लांट है, टोबैको प्लांट अपना, ये क्या है अपना टोबैको प्लांट, समझ में आई बात। अब हमने इसको क्या करवा, इंट्रोड्यूस करवाया किसके अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर। तो क्या है वो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो आगे उसके अंदर क्या चलेगी, ट्रांसक्रिप्शन चलेगी, जिसकी वजह से क्या बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। अब आरएनए बनेगा तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड, एक तो अपना ये नीचे वाला स्ट्रैंड तो कौन सा हो गया अपना, एंटी सेंस, समझ में। और ऊपर वाला स्ट्रैंड कौन सा होता है अपना, सेंस स्ट्रैंड होता है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसके साथ अटैच होएगा, अब यहां पे अपना निमेटोड एंटर करेगा, तो निमेटोड एंटर करेगा तो निमेटोड को डिजीज कोज करने के लिए, मान लिया अपना निमेटोड है, अब निमेटोड ने क्या बनाया, एमआरएनए बनाया। अब एमआरएनए बनाएगा तो एमआरएनए के साथ ये अपना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा, बाइंड करेगा, जिसकी वजह से इसके मल्टीपल्स क्या कर देगा, फ्रेगमेंट कर देगा, ऐसे मल्टीपल इसके टुकड़े बनाता रहेगा ये, समझ में बात। अब इसके छोटे छोटे क्या करेगा, ये टुकड़े करता रहेगा ऐसे। अब ये अगर अपना एमआरएनए बीच में से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, अब बीच में से अगर फ्रेगमेंट इसके बनेंगे तो फ्रेगमेंट बनेंगे तो आगे ट्रांसलेशन अपनी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन स्टॉप किसकी वजह से हुई, अब अपना एमआरएनए क्या हो गया, साइलेंट हो गया, समझ में। साइलेंट किसकी वजह से, बीच में हमने इसके कोड को क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया, समझ में। अगर ट्रांसलेशन रुकेगी तो आगे प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो निमेटोड अपना क्या नहीं कर सकता, टोबैको के अंदर इफेक्ट ही नहीं डाल सकता, समझ में बात। ये था अपनी आरएनएआई टेक्निक इन एग्रीकल्चर, है कोई डाउट। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना इसका सेकंड एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन कौन सी अपनी, बायोटेक एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेडिसिन में अपना फर्स्ट आता है इंसुलिन। अब इंसुलिन का हमने सभी को पता है क्या रोल है। अब इंसुलिन का काम क्या है वो देखते हैं। अब दो चीजें याद रख लेनी इसके अंदर, एक तो थी अर्ली कंडीशन, अर्लियर, समझ में। अब अर्ली कंडीशन के अंदर हम यूज्ड करते थे, यूज्ड फॉर डायबिटीज एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ कैटल एंड पिग। आई समझ में। जो इंसुलिन है, इंसुलिन अपने डायबिटीज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन निकालते थे हम किसकी पैनक्रियाज से, कैटल और पिग की पैनक्रियाज से, समझ में आई। और आज के टाइम जैसे अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर, अब नेक्स्ट क्या अपना इन मैमल्स, इन मैमल्स। अब मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर मान लो चाहिए, हम ह्यूमन भी क्या है, मैमल्स है। अब वो इंसुलिन की अगर प्रोडक्शन करता है तो वो इंसुलिन फर्स्ट टाइम कैसे होती है अपनी, प्रो इंसुलिन होती है, समझ में। प्रो इंसुलिन का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। अब वो क्या है, इमैच्योर है या इनएक्टिव है। अब वो अगर एक्टिव होएगी या मैच्योर होएगी तो उसको क्या बोलोगे, मैच्योर इंसुलिन। आई समझ में। अब वो मैच्योर इंसुलिन और इनएक्टिव इंसुलिन या प्रो इंसुलिन में डिफरेंसेस क्या है वो देखते हैं। अब अपने पास क्या है,
मान लिया अपने पास एक चेन तो है अपनी ये वाली, ठीक, फिर इसी से अपनी ये सेकंड चेन स्टार्ट होगी यहीं से, और फिर ये है अपनी थर्ड चेन, ठीक। एक मिनट, ये तो है अपनी चेन सी, ये है अपनी चेन ए, और ये है अपनी चेन बी। अगर तीनों चेन एक साथ प्रेजेंट है तो इसी को क्या बोलोगे हम, प्रो इंसुलिन। आई समझ में। अब चेन ए और चेन बी दोनों आपस में अटैच हैं, कौन से बॉन्ड के थ्रू, बीच में कौन सा बॉन्ड होता है अपना, डाई सल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आई समझ में। ये कौन सा बॉन्ड अपना, डाई सल्फाइड बॉन्ड। समझ में बात। अब चेन ए और चेन बी क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। समझ में बात। अब ये प्रो इंसुलिन है, अब ये प्रो इंसुलिन आगे जाके क्या बनेगी, मैच्योर होएगी। अब वो देखते हैं। अब इसमें कौन सी प्रोसेस चलेगी, मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन के बाद अपनी जो फर्स्ट चेन थी और जो अपनी सेकंड चेन थी, ये बी चेन वाली, और फिर लास्ट में अपनी कौन सी है, ये थर्ड चेन है। अब ये तो किसके साथ अटैच थी, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ अटैच थी। ये तो अपनी चेन ए, ये चेन बी, इन्हीं को, इसी को क्या बोलते हैं, मैच्योर इंसुलिन। समझ में आई बात। और ये कौन सी चेन अपनी, चेन सी। समझ में आई। इसी को बोलते हैं फ्री सी पेप्टाइड। समझ में आई बात। अब इसमें बस 2 पॉइंट याद रखने। अब 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन डू नॉट हैव सी पेप्टाइड। अब सी पेप्टाइड कौन सी है, लास्ट वाली चेन, जो अपनी ये वाली, जो सी पेप्टाइड चेन, ये मैच्योर इंसुलिन के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। किसकी वजह से, बिकॉज सी पेप्टाइड रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन। अगर मैच्योरेशन प्रोसेस होएगी, प्रो इंसुलिन मैच्योर होगा, तो सी पेप्टाइड को क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। समझ में बात। जिसकी वजह से अपनी इंसुलिन क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। अब इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट हुई, अब नेक्स्ट स्टेप देखना हमने। 1983 के अंदर एक कंपनी थी अपनी, जिसका नाम क्या था, इली लिली। अब ये इली लिली क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी। अब इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, प्रिपेयर किया था, प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंस। समझ में, 2 डीएनए सीक्वेंस प्रिपेयर किए, किसकी तरह, सिमिलर टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। अब बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन की तरह इसने 2 चेन की क्या कर ली, फॉर्मेशन कर ली डीएनए की। अब इन दोनों चेन को किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, सेकंड स्टेप देख लें, इंट्रोड्यूस्ड देम इनटू प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। समझ में, ई कोलाई के प्लाज्मिड में क्या करवा दिया, एंटर करवा दिया, जिसकी वजह से हमने क्या किया, टू गेट न्यू इंसुलिन, एक नया इंसुलिन बना। अब इस नए इंसुलिन को ही क्या बोलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। समझ में बात। ये थे अपनी मेडिसिन के अंदर फर्स्ट इंसुलिन। देखो नेक्स्ट है फिर अपना जीन थेरेपी, जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी होती क्या है वो देखते हैं। इंसर्शन ऑफ जीन इनटू सेल्स या टिश्यू टू ट्रीट हेरिडिटरी डिजीज।
अब हेरिडेटरी डिजीज को ठीक करने के लिए हमने सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर क्या करवाना है, जीन इंसर्ट करवाना है। उसी को क्या बोलते हो, जीन थेरेपी बोलते हो। अब जीन थेरेपी के अंदर होता क्या क्या है, नेक्स्ट में क्या होगा, एक तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कोरेक्शन करते हैं, कोरेक्शन इन डिफेक्टिव जीन। जो अपना जीन डिफेक्ट है उसके अंदर उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। अब वो जो डिफेक्टेड जीन है किसके अंदर ठीक कर सकते हैं, कोरेक्शन इन डिफेक्टिव जीन किसके अंदर, इन चाइल्ड या एम्ब्रियो कंडीशन के अंदर। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्या है, अब जीन थेरेपी के अंदर ही हम करते हैं, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस डिफेक्टिव जीन विद फंक्शनल बाय जीन एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। समझ में बात। जो अपना जीन क्या है, डिफेक्ट है, उसको फंक्शनल जीन के साथ क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, जीन एम्प्लीफिकेशन के थ्रू। समझ में बात। अब अपना इसी के अंदर आता है जीन थेरेपी के अंदर, जो फर्स्ट जीन थेरेपी किसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी और कब की गई थी, फर्स्ट जीन थेरेपी। अब फर्स्ट जीन थेरेपी अपनी कब हुई थी, 1990 के अंदर क्या की थी, स्टार्ट की गई थी। अब 1990 के अंदर जो फर्स्ट जीन थेरेपी एक किसके अंदर की गई थी, 4 years ओल्ड गर्ल के अंदर। समझ में आई बात। उसके अंदर क्या था, हैविंग ADA डेफिशिएंसी, उसके अंदर क्या थी, ये डिजीज थी। ठीक, ADA डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, टू डिलीशन ऑफ ADA जीन। ADA जीन उसकी सेल में से क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। समझ में। ADA होता क्या है अपना, ADA क्या है, एडिनोसाइन डी अमाइनेज। समझ में। ये अपनी क्या है, क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम। ये जो जीन है अपना इम्यून सिस्टम में मेन फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। समझ में बात। उसके अंदर, इस गर्ल्स के अंदर इस जीन की क्या हो गई थी, डेफिशिएंसी हो गई थी। इसको ठीक करने के लिए फर्स्ट जीन थेरेपी की गई थी, कब, 1990 के अंदर। अब ये जीन थेरेपी ADA डेफिशिएंसी परफॉर्म होती कैसे है वो देखते हैं। ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय 2 मेथड। 2 मेथड के थ्रू क्या कर सकते हो, इसको क्योर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। कौन कौन सी है, एक तो फर्स्ट मेथड है अपना एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर क्या होएगा वो देखते हैं। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, iPad full charge. फंक्शनल ADA जीन गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन। आई समझ में। अब उसको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर क्या होएगा, जो फंक्शनल ADA जीन है उसको पेशेंट के थ्रू क्या करा दो, इंजेक्ट करा दो। किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू। बट जो अपना जो फर्स्ट मेथड है ये क्या नहीं है, कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, कंप्लीटली डिजीज को क्या नहीं कर पाएगा, ठीक नहीं कर पाएगा। अब सेकंड मेथड कौन सा था अपना, सेकंड मेथड होएगा फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, अब ये इसके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये भी क्या नहीं है, कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। समझ में, एक पेशेंट के अंदर। अब इसके स्टेप बाय स्टेप याद रखना है इसको। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमने क्या करना है, पेशेंट विद ADA डेफिशिएंसी। पहले तो हमने क्या करना है, वो पेशेंट देखना है जिसके अंदर क्या हो, डेफिशिएंसी हो। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, उस पेशेंट में से क्या करना है, आइसोलेट करना है, आइसोलेशन ऑफ ADA डिफेक्टिव सेल फ्रॉम बोन मैरो। समझ में आई। उसके बोन मैरो में से कौन सी सेल के अंदर ADA डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है वो क्या होगा, आइसोलेट करना है। अब आइसोलेशन के लिए इसके अंदर क्या था अपना, मान ले बोन मैरो से हमने कौन सी सेल निकाली थी, लिम्फोसाइट सेल, लिम्फोसाइट्स। अब जो लिम्फोसाइट सेल है हमने आइसोलेट कर लिया। इस लिम्फोसाइट सेल को और एक हमने दूसरा क्या लिया, फंक्शनल जीन ले लिया, फंक्शनल
ADA, समझ में, ये जीन लिया। अब इस फंक्शनल ADA जीन को रेट्रोवायरस वेक्टर की हेल्प से, रेट्रोवायरस वेक्टर की हेल्प से हमने क्या करवा दिया, इसको दोनों को एक मीडियम के अंदर ग्रो करवाया लैब के अंदर। अब जो मीडियम के अंदर अगर ग्रो कराओगे तो अपने लिम्फोसाइट्स के अंदर ये जीन्स क्या होगा, एंटर कर पाएगा। तो जो अपने लिम्फोसाइट्स बनेंगे कैसे बनेंगे, हेल्थी लिम्फोसाइट्स बनेंगे, हेल्थी ADA जीन लिम्फोसाइट्स। समझ में बात। अब अपनी पहले जो लिम्फोसाइट्स कैसे थे, डिफेक्टेड थे, जिसके अंदर ADA क्या था, डिफेक्टेड जीन था। अब हमने फंक्शनल ADA जीन रेट्रोवायरस की हेल्प से लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या करवा दिया, इंजेक्ट करवा दिया, जिसकी वजह से अपने लिम्फोसाइट्स कैसे बने, हेल्थी बने। अब इस लिम्फोसाइट्स को, हेल्थी लिम्फोसाइट्स को क्या करना है, वापिस ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर इन बोन मैरो ऑफ पेशेंट। समझ में बात। वापिस पेशेंट के बोन मैरो में क्या करवा दो, ट्रांसपोर्ट करवा दो। समझ में। तो अपनी ये क्या है, अपने स्टेप बाय स्टेप थे सेकंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के। अब इसमें फर्स्ट स्टेप तो कौन सा होगा, सबसे पहले तो क्या करना है, पेशेंट देखना है जिसके अंदर वो जीन क्या हो, डिफेक्टेड हो। फिर सेकंड स्टेप अपना क्या था, सेकंड स्टेप था अपना जो आइसोलेशन ऑफ डिफेक्टिव सेल, कौन सी सेल के अंदर वो डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है। जैसे हमने सेल कौन सी ली थी, लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट सेल कैसी थी, डिफेक्टेड थी। अब उनके अंदर वो डिफेक्टेड जीन था, उस डिफेक्टेड जीन को रिप्लेस कर दिया हमने किसके साथ, फंक्शनल ADA के साथ। अब ये फंक्शनल ADA लिम्फोसाइट्स के अंदर एंटर करवाना है, किसकी हेल्प से, वेक्टर के हेल्प से। वेक्टर हमने कौन सा लिया, रेट्रोवायरस। अब ये रेट्रोवायरस की हेल्प से हमने लिम्फोसाइट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अपनी लिम्फोसाइट्स कैसे बन गई, हेल्थी ADA जीन वाली लिम्फोसाइट्स। अब इनको वापस क्या करवा दिया, ट्रांसपोर्ट करवा दिया किसके अंदर, पेशेंट के अंदर। समझ में बात। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना है हमने, देखो, पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स। अब जो हमने लिम्फोसाइट्स जो ट्रांसप्लांटेशन करवाया है वो टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, हर बार ट्रांसपोर्टेशन करवाना पड़ता है। क्यों करवाना पड़ता है, बिकॉज दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल। आई समझ में। अब जीन थेरेपी के अंदर अगर हमने जीन थेरेपी को कंप्लीटली क्या बनाना है, ठीक करना है, किसी के अंदर अगर डिफेक्टेड है तो वो दो चीजों से कर सकते हैं, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी अपनी दो मेथड से परफॉर्म होती है। एक तो जीन थेरेपी अपने क्या कर सकते हो, किस कंडीशन में करोगे, एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेट। और दूसरी कौन सी होती है, आफ्टर बर्थ। अगर बर्थ के बाद अगर करते हैं तो कैसी होती है अपनी, टेम्परेरी क्योर होता है, वो परमानेंट क्योर नहीं होता। समझ में चीज, टेम्परेरी क्योर। और अगर एम्ब्रियोनिक स्टेट में ही करवाओगे तो वो अपना क्या होता है, परमानेंट क्योर होता है। वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, वो डिजीज ठीक हो जाती है। समझ में बात। ये था अपना जीन थेरेपी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक है फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता क्या है वो देखते हैं। इसके अंदर दो मेथड याद रखने। एक मेथड तो कौन सा है, कन्वेंशनल मेथड। और दूसरा कौन सा था अपना, न्यू टेक्निक। ठीक। अब जो कन्वेंशनल मेथड है इसके अंदर एक तो हम यूज करते हैं सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। समझ में बात। अब जो सीरम और यूरिन एनालिसिस करते हो तो इसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। किसी डिजीज को अगर उसके सिम्टम से पहले आइडेंटिफाई करना है तो इसके थ्रू हम क्या नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब सेकंड अपना क्या है, न्यू टेक्निक्स। न्यू टेक्निक्स के अंदर फर्स्ट तो आती है अपनी PCR, सेकंड आती है अपनी rDNA और थर्ड आती है अपनी ELISA। समझ में आई। अब इस न्यू टेक्निक के अंदर जो अपना अर्ली डायग्नोसिस क्या होता है, पॉसिबल है। समझ में, उस डिजीज के सिम्टम से पहले ही इन न्यू टेक्निक्स के थ्रू हम उस डिजीज को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। समझ में बात। अब इसके अंदर हम फर्स्ट देखते हैं, वैसे PCR हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अब इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूं। फर्स्ट अपना क्या था, अपना PCR। अब PCR क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है तो ये है क्या, पावरफुल
technique to identify many genetic disorder। समझ में चीज। अब इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं? एक तो डिटेक्ट कर सकते हैं किसको? HIV को, समझ में आई। और दूसरी किसको डिटेक्ट कर सकते हो? म्यूटेशन, म्यूटेशन ऑफ जीन इन कैंसर। समझ में आई चीज। जो कैंसर पेशेंट के अंदर कौन सा जीन म्यूटेशन है उसको भी हम इस PCR के थ्रू क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वेरी लो कंसंट्रेशन of bacteria or virus can be detected by PCR। PCR टेक्निक की हेल्प से अगर अपनी बॉडी के अंदर बिल्कुल लो अमाउंट में अगर बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अपना कोविड-19 था, कोविड-19 के अंदर जो वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एक RT-PCR एक टेस्ट का नाम था। आर का मतलब क्या? रिवर्स, टी का मतलब क्या? ट्रांसक्रिप्शन, और PCR क्या हो गया? अपनी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समझ में बात? ये था अपना PCR। अब नेक्स्ट अपना फिर सेकंड इसमें क्या हो जाएगा? एलिसा। अब एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। समझ में बात? अब जो एलिसा अपनी किस पे काम करती है, किसके बेस पे ऊपर काम करती है? बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। समझ में बात? एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के ऊपर एलिसा टेस्ट क्या होता है? अपना एलिसा परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर मेन चीज याद रखनी है, इन्फेक्शन बाय पैथोजन डिटेक्टेड बाय। अगर किसी भी के अंदर कोई पैथोजन अगर इन्फेक्ट करता है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। इसके अंदर दो यूज रखने, दो पॉइंट। एक तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एक तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट आएगा? एंटीजन प्रेजेंट होगा। अब एंटीजन का काम कौन कर सकता है? वो प्रोटीन भी हो सकता है और ग्लाइको प्रोटीन भी हो सकता है। समझ में ये चीज। और दूसरा क्या होगा? एंटी बॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट पैथोजन। आई समझ में? अब इन्फेक्शन करेगा कोई भी पैथोजन तो उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, वो प्रोटीन भी हो सकता है और ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है। तो उसके पैथोजन के अगेंस्ट वो हम उसकी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। समझ में आई? तो बाहर से हम एंटीबॉडी को क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं, या उसको डायरेक्ट एंटीबॉडी को उस पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के और वो एंटीजन के साथ क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी। तो उस जीन को हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई? ये था अपना एलिसा टेस्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं? एनिमल्स दैट DNA manipulated to express extra foreign gene। किसी भी एनिमल को हमने क्या करवा दिया? उसके पास इंसर्ट करवा दिया उसकी बॉडी में कोई भी बाहर से अपना डिजायर जीन, तो एनिमल अपना कैसा हो जाएगा? ट्रांसजेनिक हो जाएगा। समझ में? उसके अंदर जीन्स क्या हो जाएंगे? चेंज होंगे। अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? एक तो अपना क्या है? रैट। सबसे ज्यादा 95% यही यूज किया जाता है। समझ में? सेकंड क्या अपना? रैबिट। और थर्ड क्या? सिप। और फोर्थ क्या है? काउ। और फिफ्थ क्या है? फिश। ये अपने ट्रांसजेनिक एनिमल है। अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का रीजन क्या है? मेन काम क्या होता है ट्रांसजेनिक एनिमल का? एक तो ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं किसी भी एनिमल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड उसकी डेवलपमेंट।
आई समझ में। एक तो रीजन ये था ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हमने फिजियोलॉजी को और उसके डेवलपमेंट स्टेज को अगर स्टडी करना है तो ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू हम उसको इजी वे में क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और सेकंड क्या था, एक हम स्टडी करने के लिए बनाए गए हैं स्टडी ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज को अगर स्टडी करना है उसके लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल की क्या की गई, फॉर्मेशन की गई थी। जैसे अपनी कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, वो ह्यूमन डिजीज थी, उनको स्टडी करने के लिए कि ह्यूमन पे किस सेल पे अफेक्ट करती है और क्या सिम्टम्स वो जनरेट करेगी, वो पहले किसके ऊपर स्टडी करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर। अब थर्ड है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसमें एक का अपना एग्जांपल इसका ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन। अब ह्यूमन प्रोटीन कौन सा है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। समझ में, ये प्रोटीन बनाया गया और ये प्रोटीन हेल्प करता है ट्रीट एम्फिसीमा। आई समझ में। ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से ह्यूमन प्रोटीन बनाया गया जिसका नाम क्या था, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन। ये प्रोटीन एम्फिसीमा डिजीज को ठीक करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और दूसरा क्या बनाया गया, कुछ अदर प्रोटीन है जो जैसे वो ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। एक तो कौन सी डिजीज को, PKU फिनाइल कीटोन यूरिया, और सेकंड डिजीज कौन सी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इनको भी अदर प्रोटीन बनाए गए जो इनको ठीक करने के लिए। अब अपना जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है, काऊ। समझ में आई, जिसका नाम क्या था, रोजी। इस रोजी के अंदर जो मिल्क था, जो ये मिल्क प्रोडक्शन कर रही थी, इस मिल्क के अंदर एक ह्यूमन प्रोटीन था, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन। समझ में, ये प्रोटीन प्रेजेंट था इसके अंदर, कितनी अमाउंट में, 2.4 ग्राम पर लीटर। समझ में, जो मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बॉडीज या ह्यूमन बेबीज के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। समझ में बात, बैलेंस डाइट में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जो ट्रांसजेनिक काउ जो बनाई गई, कब बनाई गई थी, 1997 के अंदर। समझ में, ये था अपना ट्रांसजेनिक एनिमल का थर्ड रीजन, उनको बनाने का। अब फोर्थ रीजन क्या है, वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी। अब कोई भी वैक्सीन की अगर फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले किस पे टेस्ट करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो जैसे अपनी फर्स्ट क्या थी, पोलियो वैक्सीन बनाई गई थी। समझ में, उसका टेस्ट किसके ऊपर किया गया था, माइस के ऊपर किया गया था। ठीक, तो उस वैक्सीनेशन की सेफ्टी के लिए भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। और फोर्थ रीजन क्या है फिर, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। आई समझ में, अगर कोई भी केमिकल या कोई भी टॉक्सिसिटी अगर है, अगर हमने कोई भी ड्रग्स अगर डेवलप की है तो उसका क्या साइड इफेक्ट है या क्या उसका यूजफुल प्रोडक्ट है, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमने केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए किसको यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं। समझ में बात, ये था अपना एक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।